गुड मॉर्निंग। चलो आजा, पढ़ के आए क्या कल का थोड़ा लाइव मॉड्यूल? ओके। ऑपरेशन मैनेजमेंट हमने कल चालू किया था, क्वेश्चन नंबर 1 पे थे। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या था? रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे थे? कंबाइन कर रहे थे। क्या करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में कंबाइन कर रहे थे फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बराबर है क्या? तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इनपुट को आउटपुट में बदलता है विद करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? दो थे, एक कस्टमर सर्विस और दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कस्टमर सर्विस क्या होता है? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए जब चाहिए, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट थिंग। ये तीन चीजें हमको कस्टमर को देनी होती है। ऐसे हमने कल एस्पेक्ट्स देखे थे, स्पेसिफिकेशन, ड्यू डेट और कॉस्ट का। बराबर है क्या? दूसरा था रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब क्या था? कॉस्ट कम होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बराबर, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट? ऑपरेशंस मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, हमको ये जानना है। ठीक है। एक होता है उसका लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज। उसका मतलब क्या है? कौन सी फैसिलिटी को कहां पे प्लेस करना चाहिए, ये आपका पहला पर्पस है। प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट लेआउट का मतलब प्लांट कैसे दिखना चाहिए आपका, कितनी जगह कंज्यूम करनी चाहिए उसने, उसको बोलते हैं प्लांट लेआउट। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे लाइट्स आते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। एक फोकस लाइट आता है, गोल लाइट आता है, एक स्क्वायर लाइट आता है। हम उसका लेआउट ऐसा चूज करते हैं जो हमारे काम को सूट करे। वैसे ही आपको आपके बिजनेस के लिए कौन सी मशीनरी निकालनी है, ऐसी मशीनरी निकालनी है जिसका लेआउट तुम्हारे बिजनेस को क्या करे, सूट करे, मतलब जगह के हिसाब से वो परफेक्ट हो। लोकेशन अलग चीज है, लेआउट अलग चीज है। लेआउट मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। बराबर है। मटेरियल हैंडलिंग मतलब लोडिंग अनलोडिंग, यहां से वहां मटेरियल देना। प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना, आपका प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए। बराबर है। जैसे स्पेशली मोबाइल फोन्स अलग अलग डिजाइन के होते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के रहते हैं, राइट। प्रोसेस डिजाइन, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोसेस लगने वाला है उसकी डिजाइनिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कैसे बनेगा उसका प्लान करना। मतलब पहले रॉ मटेरियल आएगा, इतने दिन में आएगा, फिर ये प्रोसेस में जाएगा, फिर यहाँ से आउटपुट मिलेगा। ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन को प्लान करना और कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना है आपको? जो भी ये वाले प्रोसेस में चीजें रहती है, मतलब एग्जांपल है रॉ मटेरियल, तो कम से कम रॉ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। बराबर है क्या? मशीन यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजों को एक अपने को प्रोडक्शन का प्रोसेस कंट्रोल भी करना पड़ता है और उसको प्लान भी करना पड़ता है, राइट। फिर आपका आएगा क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट वाला, जो प्रोडक्ट आपका बन चुका है उसकी क्वालिटी पे चेक लेना कि जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा बना है, उसको कंट्रोल करना। मटेरियल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? EOQ मटेरियल मैनेजमेंट में आएगा। वो रॉ मटेरियल को मैनेज करना, कितना ऑर्डर देना चाहिए, कब ऑर्डर देना चाहिए। रीऑर्डर लेवल, ये कौन से इसमें आता है? मटेरियल मैनेजमेंट में। मेंटेनेंस मैनेजमेंट मतलब क्या? आपकी मशीन को कब मेंटेन, मतलब कब उसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होने चाहिए। स्पेयर्स मैनेजमेंट, आपको अगर क्लिक हुआ होगा तो ये अपने सारे चैप्टर्स है जो मैंने कल इंडेक्स लिखा के दिया था, लोकेशन पे लिखा के दिया था, लेआउट पे दिया था, मटेरियल हैंडलिंग पे दिया था। मटेरियल मैनेजमेंट EOQ आपका एक चैप्टर था। ये देखो मेंटेनेंस, ये चैप्टर लास्ट वाला 6 या चैप्टर 7 में मैंने लिखा के दिया था, याद आ रहा है। ये सारे उसके स्कोप है।
स्कोप लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन आता है इस पे, एक बार रिपीट करना। पहला स्कोप क्या होता है? लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज। दूसरा स्कोप प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। तीसरा प्रोडक्ट का डिजाइन। चौथा प्रोडक्ट का प्रोसेस। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट वाला क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट और लास्ट है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ये ऐसे एक गोले के अंदर आपका सारा क्या दिया है? स्कोप दिया है। समझ में आया? उस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, प्रोडक्ट को मैनेज करना और ऑपरेशन को मैनेज करना। अभी उसमें हम डिफरेंस देखेंगे। देयर आर 2 points of distinction between production management or operations management. First, the term production management is more used for a system where tangible goods are produced. Production किसका हो सकता है? Goods का। Services का production हो सकता है क्या? अभी हम कोई production कर रहे हैं क्या? Is this a production house? No. आप production किस चीज का कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ, मतलब जनरली यूज होता है वो टर्म, ऐसा होता है। सो द टर्म प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब क्या हो जाता है? गुड्स के बारे में। इज यूज्ड फॉर अ सिस्टम वेयर टैंजिबल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। वेयरएज ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोला तो कहीं कहीं ऐसे सर्विसेज भी क्लिक होती है क्या अपने को? ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेयर वेरियस इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंटेंजिबल सर्विसेज। इनपुट्स आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इधर गुड्स इधर भी है, लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर सर्विसेज का भी इन्वॉल्वमेंट है। मतलब कोई इनपुट यूज करेंगे, उस पर कोई हम प्रोसेस लगाएंगे और क्या निकलेगा बदले में? इंटेंजिबल सर्विसेज। ये कहाँ पे यूज होता है? आपके ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। Viewed from this perspective, operations management will cover such service organizations such as banks, airlines, क्योंकि बैंक्स कोई प्रोडक्ट देती है क्या अपने को? एयरलाइंस कोई प्रोडक्ट देती है? फ्लाइट देती है, जा लेके जा? नहीं। यूटिलिटीज, पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज, सुपर बाजार्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, कंसल्टेंसी फर्म्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारे इन एडिशन टू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज तो है, उसके अलावा ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपको क्या बताती है? ये सर्विस के भी बारे में। समझ रहे हो क्या? अगर अपन बात सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की करें तो क्या होता है? इट इज अ सिस्टम जहां पे क्या निकलता है? गुड्स निकलता है, टैंजिबल निकलता है, बराबर है। पर अगर हम बात करें ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, इधर हम छोटी सी समरी बना देंगे उसकी। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या होगा? इट इज अ सिस्टम जहां पे क्या निकलेंगे? टैंजिबल गुड्स, बराबर है क्या? ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, और कोशिश करके हर आंसर के बाजू में उसकी समरी बना दो। ये मेरा खुद का पर्सनल टेक्निक था जब मैं पढ़ती थी। बहुत चीजें लर्न नहीं होती है, तुमको आएंगे ऐसे और सिलेबस में, तो ऐसे टाइम पे क्या करने का ना, उसकी छोटी सी समरी बना देने का, उस समरी को बार बार रिवाइज करने का और इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसमें क्या करने के? प्लेस कर देने के। वेयरएज ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है? ये इधर कुछ इनपुट होता है, इनपुट पे क्या लगता है? कोई प्रोसेस लगता है, बराबर है। और वो प्रोसेस से दो चीजें निकल सकती है ना, सर्विसेज भी निकल सकती है और गुड्स भी निकल सकते हैं, बराबर है। सर्विसेज किस किस टाइप की? फिर फॉर एग्जाम्पल बैंक, फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एक्सेट्रा। समझ में आया? चलो कहाँ पे थे अपन? इनका डिफरेंस निकाल रहे थे, ये लिखा आपने ना। अब हम आएंगे इसके सेकेंड डिस्टिंक्शन पे। पहला डिस्टिंक्शन हमने देखा है, सेकेंड डिस्टिंक्शन रिलेट्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज द टर्म दैट इज यूज्ड नाउअडेज, अभी अभी नया है वह। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रीसीड्स ऑपरेशन मैनेजमेंट। पहले पहले क्या बोलते थे अपन? प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
प्रोडक्शन मैनेजमेंट धीरे धीरे क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। क्यों इवॉल्व हो गया? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ गुड्स थे। अभी कई ऑर्गेनाइजेशन गुड्स सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती है। तो अभी अपन प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना चालू कर दिए? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। नाउअडेज नया है वह, राइट। सेकेंड डिस्टिंक्शन लिखेंगे अपन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले यूज होता था, ओल्डर, बराबर है क्या? और आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट न्यू टर्म है। यहां पे एक वर्ड ये याद रखना है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रीसीड्स ऑपरेशन मैनेजमेंट। वो पहले है ना, बाप बाप होता है, वो वाला चीज है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रीसीड्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले आया था ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। समझ में आया? ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? अब मेरे को बताओ, कोई लर्न करने वाली बात है क्या? सिर्फ पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ में एज सच लर्न करने का इतना सीन नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस फंक्शन? मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अभी ये जानना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पहले मैं समझाऊंगी। इन द पास्ट प्रोडक्शन वॉज कंसिडर्ड टू बी लाइक एनी अदर फंक्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको ज्यादा इज्जत नहीं थी, जैसे बाकी फंक्शन है वैसे ही प्रोडक्शन फंक्शन था। व्हेन डिमांड वाज हाई एंड प्रोडक्शन कैपेसिटीज वर इनएडिक्वेट, डिमांड ज्यादा, अपने पास कैपेसिटी कम, द कंसर्न वाज टू समहाउ मस्टर यानी गैदर all the inputs and to use them to produce the goods which would be grabbed by the market। ये पहले की बात है। पहले क्या होता था, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अभी अपन यहाँ पे, कोई दूसरे फंक्शन की तरह ही था, उसे उस पर इतना डेडिकेटेडली कुछ दिया हुआ नहीं था। अगर डिमांड ज्यादा है तो जो भी रिसोर्सेस है तुम्हारे सबको गैदर करो और जितनी डिमांड है उसको फुलफिल करो। बट टुडे सिनेरियो इज कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब उल्टा है आज का सिनेरियो। प्लांट्स हैव एक्सेस कैपेसिटी, हम एक्सेस कैपेसिटी मंगा के रखते हैं। हमको बुक्स पार्सल करवानी थी, तुमने देखे कल बुक्स, बराबर है। उसके लिए मैंने पहले से ही वो पेपर्स वगैरह मंगा के रखे थे। एक्सेस में मंगाए क्या? हाँ, एक्सेस में मंगा के रखे हैं। अगर पहले का सिचुएशन होता तो ठीक है, मैंने कितने बुक ऑर्डर किए? 2000। कितने ऑर्डर करने चाहिए? वो 2000। मैंने 5000 ऑर्डर किए तो भाई एक बार में ला के रखो, एक्सेस करते ना अभी अपन, राइट। तो प्लांट्स हैव एक्सेस कैपेसिटीज। एक्सेस कैपेसिटीज में आपको और एग्जांपल लेते हो। अब ये जो माइक हम लोग बनाते हैं, लाते हैं एक्सेस में लाके रखते हैं, ये जो लाते एक्सेस में लाके रखते हैं, कैमरा भी एक्सेस में रहता है, रिंग लाइट भी एक्सेस में रहती है। क्यों? काम नहीं रुकना चाहिए, समझ रहे हो? ये हमारा जो आइडियोलॉजी है, यही आइडियोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का चलता है, क्योंकि उनका एक आर भी वेस्ट होता है ना तो उनका लॉस है। बताओ क्यों? प्रोडक्ट बन रहा नहीं है वो भी एक बात है, दूसरी हाँ वो भी ठीक है, लेबर पे चार्ज भी लगेगा ना। लेबर खाली बैठे तुम्हारे वजह से, तुमने सामान नहीं लाके रखा, तुमको जो उसको पैसा देना पड़ेगा ना हाजिरी का। समझ रहे हो बात को? तो प्लांट्स हैव एक्सेस कैपेसिटीज, कंपटीशन इज माउंटिंग, मतलब बढ़ रहा है कंपटीशन, बराबर है। एंड फर्म्स लुक एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू सर्वाइव एंड सक्सीड, और यही कंपटीशन का फायदा उठाते हुए एक फर्म दूसरे से आगे निकलता है। ये आज का सिनेरियो है। तो अगर इतना कट थ्रोट कंपटीशन है तो आपकी प्लांट की कैपेसिटी एक्सेस होनी चाहिए ना। अगर आपके घर कोई डिनर के लिए, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए आता है तो थोड़ा ज्यादा बना के रखते हैं क्या? क्यों? इज्जत का सवाल है, इनकी भी इज्जत है ना यार मार्केट में, बराबर है। इंटरेस्टिंगली प्रोडक्शन सिस्टम ऑफर्स वास्ट स्कोप टू गेन कॉम्पिटिटिव एज एंड फर्म्स इंटेंड टू एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल। क्या कहना चाहता है इंग्लिश का सेंटेंस? क्या, लाइक व्हाट? बोलना तो पड़ेगा, ज्यादा स्कोप नहीं है, हाँ दोनों बराबर थे। इंटरेस्टिंगली प्रोडक्शन सिस्टम ऑफर्स वास्ट स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप है किसको?
कॉम्पिटिटिव एज को मतलब अगर तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव थोड़ा का इसका वीक पॉइंट है, जो तुम एसएम में पढ़ोगे, स्ट्रैटेजी समझती हो उधर अपने कंपटीशन की, तो आप कॉम्पिटिटिव क्या ले सकते हो, एज ले सकते हो। एंड फर्म्स इंटेंड टू एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल, मतलब क्या तुम्हारे पास जो पोटेंशियल है उसको यूज करो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। मेरे को पता है संकेत की कोई वीकनेस है, संकेत एक फॉर्म है, मैं एक फॉर्म हूँ। अगर संकेत की कोई वीकनेस है तो हम क्या करेंगे, वही वीकनेस का खुद को बेनिफिट देंगे। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, संकेत की कंपनी, मेरी कंपनी, ठीक है, मैं उल्टा करती हूँ नहीं तो संकेत बुरा मान जाएगा। मेरे पास ना फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्राइसिस मतलब ऐसा नहीं सर्वाइवल का इशू है, पर मैं एक्सेस स्पेंड नहीं कर सकती मेरे बिजनेस में। मेरे बिजनेस में जितना पैसा आ रहा है ना, मैं उतना ही पैसा डाल सकती हूँ। संगीत के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत बिजनेस है, उसका फैला हुआ धंधा है, ठीक है। दोनों को मार्केटिंग करनी है। मेरी मार्केटिंग लिमिटेड रहेगी क्या, मार्केटिंग छोड़ो, प्रोडक्ट के रेट की बात करते हैं। मैं वो प्रोडक्ट ना 8,000 में दे रही हूँ क्योंकि मेरा कॉस्ट ही 6,000 है, मैं कोशिश कर रही हूँ 2,000 प्रॉफिट कमाने की, मैं कम से कम 7,000 में दे सकती हूँ। संकेत वो प्रोडक्ट पता है कितने में दे रहे हैं, 5,000 में। पैसा है ना उसके पास, दूसरे बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, वो बिजनेस का प्रॉफिट वो इधर शिफ्ट कर सकता है ना। इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है क्या, क्योंकि इसको पता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है डालने के लिए। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एज उठाना। समझ में आ रही बात को, पक्का, ठीक है। So production system offers vast scope to gain competitive edge. Competitive edge हम फायदा उसका उठा सकते हैं कैसे, अपना पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करके। समझ में आ गया अभी, पक्का। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM आपको एक चैप्टर में आने वाला है आगे, चैप्टर नंबर 5 या 6 में होगा। टाइम बेस्ड कॉम्पिटिशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जस्ट इन टाइम, फोकस्ड फैक्ट्री, फ्लेक्सिबल टर्म्स लर्न करने पड़ेंगे इधर। 4-5 तो भी आपको आने चाहिए, अगर पूरे नहीं तो। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड द वर्चुअल कॉर्पोरेशन आर बट ओनली सम टेक्निक्स विच द कंपनीज आर एम्प्लॉइंग टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको पता है TQM में एक मैनेजमेंट होता है जिससे आप क्या करते हो, अपनी क्वालिटी को एनहांस करते हो और कंट्रोल करते हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और मोर और लेस हर ऑर्गेनाइजेशन TQM फॉलो करता है। ये आप डिटेल में एक एक करके पढ़ोगे, इसमें से कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में, कुछ नहीं भी है, नहीं बचा। अभी TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आप क्या करते हो, आपके प्रोडक्ट की क्या चेक करते हो, क्वालिटी। इट इज़ अ टेक्निक, राइट। टाइम बेस्ड कंपटीशन, क्या मतलब, ये टाइम पे सीजन होता है, ये टाइम पे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ये टाइम पे उसका फ़ायदा उठा। ये टाइम पे कंपटीशन नहीं है, मार्केट ही स्लैक चल रहा है, तो हमको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, पता है आपको, आपका बिजनेस प्रोसेस क्या करना पड़ता है, रिफ्रेम करना पड़ता है। पहले मैं 4 प्रोसेस लगा दी थी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, समहाउ मैंने अपने इंजीनियर्स को बिठाया, भाई बहुत खर्चा हो रहा है, कुछ तो चेंज करो। उसने क्या किया, जैसे कि एक मशीन ए लगता था, बी लगता था, सी लगता था, डी लगता था, बी और सी मशीन को रिप्लेस करके वो क्या बोला, एक ई मशीन लिया, तो हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ए से ई से डी और सीधा आउटपुट बाहर। इसको बोलते हैं हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को करना ही पड़ता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। जस्ट इन टाइम, EOQ पता है, EOQ कॉस्टिंग में बढ़ा था, है ना। कितना ऑर्डर करके रखना चाहिए, रीऑर्डर लेवल, वो डेंजर लेवल के नीचे जाने से पहले ऑर्डर। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि अभी तुमको चाय पीनी, तुम अभी दूध लेकर आओगे, जस्ट इन टाइम। ये एक स्टॉक मैनेजमेंट की टेक्निक होती है, क्योंकि हर बिजनेस को इतना स्टॉक एक्सेस रखने की क्या ज़रूरत होती है, या तो उनके पास पैसा नहीं होता है, तो क्या फॉलो करते हैं, जस्ट इन टाइम, जब ऑर्डर आएगा तब का तब देखेंगे, ये वो फिलॉसफी होती है, ठीक है। फोकस्ड फैक्ट्री, यहाँ पे फैक्ट्री के लेआउट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैक्ट्री का लेआउट कैसा, उसके अंदर मशीनरी कैसी। वो टेट्रिस खेला है क्या कभी, ऐसा होता है ना, ऐसा यहाँ पे वो ब्लॉक्स गिरते हैं, अपने को ब्लॉक से जुड़ाना पड़ता है, वैसे फैक्ट्री लेआउट होता है। अगर फैक्ट्री का लेआउट ऐसा है तो कौन सी मशीन कहाँ प्लेस करोगे ताकि आपकी स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए, और क्या होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल ये फैक्ट्री है, यहाँ एक मशीन रखी, यहाँ एक मशीन रखी,
यहाँ भी अगर एक मशीन रख दी तो अंदर आने जाने की जगह नहीं है ना, बराबर है। तो आपको मूवमेंट का भी स्पेस मिले, आपकी जगह भी यूटिलाइज हो जाए, मशीनरी सही जगह पे भी लोकेटेड हो। अगर ये मशीनरी का ये मशीनरी से काम है तो उसको बाजू में रखो ना, इसको बंद बीच में डालो, समझ रहे हो, ये होता है। उसके बाद आपका आता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आपकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल रहने चाहिए। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब होता है कंप्यूटर यानी कि सिस्टम में सारी चीजें सेट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ इनपुट डाल रही हूँ तो कंप्यूटर में भी उतना लिखो कि ये इनपुट गया है, क्योंकि आपके पास क्या रहता है, फिर हिसाब रहता है कि कौन सी प्रोडक्ट बनने को कितना टाइम लग रहा है। एंड वर्चुअल कॉर्पोरेशन, क्या मतलब है, ई कॉमर्स are but only some techniques which the companies are employing to gain competitive advantage। ये सारी चीजें करके कंपनी एक दूसरे से क्या करती है, लड़ती है मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाती है। जैसे कोक ने अगर नई मशीनरी ले आई तो दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक वाले को भी लानी पड़ेगी मशीनरी। क्यों लानी पड़ेगी, उनके कॉस्ट मोरले सेम रहते हैं ना। अब वो नई मशीनरी ला के बिजनेस री इंजीनियरिंग कर लेगा, फिर कॉस्ट कम कर लेगा, तो उसका अभी ज़्यादा बिकेगा ना, क्योंकि ये सारे परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। तो दूसरे वाले को भी वो लाना पड़ेगा क्या, समझ में आया बात। ये था आपका पहला पार्ट जहां पे हमने क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। दूसरा है अब सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस सेक्टर, ऊपर मैन्युफैक्चरिंग था, अब हम किसका देखेंगे, सर्विस का। सर्विस सेक्टर इज गेनिंग ग्रेटर रेलेवेंस दीज डेज, इज इट, पूछ रही हूँ मैं, इज इट, क्यों, टाइम पे चाहिए और राइट, वो तो आंसर करेक्ट है तुम्हारा। सर्विस सेक्टर अब बहुत बड़ा हो चुका है। पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तब सर्विस सेक्टर एक बहुत छोटा सेक्टर था। क्यों, उसको उतना इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस मिला नहीं था। अभी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस सेक्टर एक्सक्लूसिवली लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पहले इतना नहीं था, अभी हो गया है क्या, हर गली में है क्या, एसी नहीं मिलेगा बट हर गली में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बराबर है। अभी द प्रोडक्शन सिस्टम देयरफॉर नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड कीपिंग इन माइंड the peculiar requirements of service components. The entire manufacturing needs to be geared to serve, मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ऐसे कौन सी सर्विस है जिसके लिए मशीन लगता है यार, हाँ, हर एक मैन्युफैक्चरिंग को सर्विस लगता है। अच्छा, तुम इन जनरल स्पा में भी जाते हो, पार्लर, ठीक है, पार्लर में तुम तो कभी किए नहीं होगे, एटलीस्ट मूवी थिएटर कहीं तो देखा रहेगा, फेशियल होता है, दे यूज मशीनरी, ये होता है, स्ट्रेट होता है, कर्ल्स होते हैं, दे यूज मशीनरी। सर्विस के लिए मशीनरी लगती है ना, वो क्या मशीन लेके जाओ, मशीन प्रोडक्ट बेच रहा है क्या, वो सर्विस दे रहा है, पर सर्विस किसके मदद से दे रहा है, वो मशीनरी की मदद से, समझ रहे हो क्या। तो जितने भी आपके इंटेंजिबल हो या पेरिशेबल नेचर हो, पेरिशेबल ही है, मैंने कोर्स कराया तो चले गए 3 दिन में, पेरिशेबल है वो, लेकिन उसके लिए हमको क्या लगता है, मशीन लगता है क्या। इसीलिए आपके मैन्युफैक्चरिंग के जो नीड्स है उसको बढ़ाने पड़ेंगे टू मीट द सर्विस रिक्वायरमेंट्स। कांस्टेंट इंटरैक्शन विद क्लाइंट्स और कस्टमर्स, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक नीड है। अभी मैंने आपको बताती हूँ, 10 दिन हो गए मैंने लेंस कार्ड से लेंस लिए हुए, और अभी लेंस उन्होंने दे दिए, टाइमली आ गई, सब सही है। 10 दिन से फिर भी मेरे को फोन आ रहा है, बताओ क्यों। हाँ, आपको सही से पहुंच गया क्या, आर यू हैप्पी विद द सर्विस। और मैं झूठ नहीं बोली, 10 दिन में मैंने हर कॉल कट किया, क्योंकि मुझे पता है ना लेंस कार्ड का नंबर है। मैं लेक्चर में होती ना, मैं उठा के नहीं बोल सकती यार लेंस बहुत अच्छे थे, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ। मैं अगर नहीं फ़ोन उठा पा रही हूँ, ये तो रेड आ जाता है, तो रेड कॉल तो पहले इग्नोर करते हैं अपन। तो मैं फ़ोन नहीं उठा रही, फिर भी वो हर दिन 10 दिन से कॉल कर रहे हैं। ऐसे क्यों कॉल कर रहे हैं,
प्रोडक्ट अच्छा था क्या, टाइमली पहुंच गया क्या, कुछ कंप्लेन थी क्या, इसको बोलते हैं कांस्टेंट इंटरैक्शन। कांस्टेंट इंटरैक्शन सीखे तो लेंसकार्ट से सीखे, विथ क्लाइंट्स और कस्टमर्स, बराबर है क्या। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तुमको पता है बीच में लेंसकार्ट ने कुछ बोल दिया था, सुना था क्या, नहीं बताती हूँ आराम से। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू सर्व लोकल मार्केट, लोकल मार्केट तक आपका प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, बराबर है। नीड टू लोकेट फैसिलिटीज टू सर्व लोकल मार्केट, अगर आपको लोकल मार्केट में सर्व करना है तो वहां तक आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बराबर है क्या। जैसे कि अब मैं बात करती हूँ मेरी कुरियर सर्विस की, मैंने आपको कल भी बोला था कुछ ऐसे गांव है जहाँ पे जाते ही नहीं है प्राइवेट, ये वहाँ पे लूपहोल हो जाता है ना, फिर ऐसे टाइम पे हमको इंडिया पोस्ट पे रिलाई करना पड़ता है। नीड टू लोकेट, उनको फैसिलिटी बनानी पड़ेगी कि वो हर छोटे छोटे लोकल मार्केट तक पहुंचे, तब जाके उसका बिजनेस क्या होगा, एक्सपैंड होगा। देयर इज एन इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन द प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर, समझ रहे हो क्या। सर्विस सेक्टर में किसी को काम ही नहीं करना है। अच्छा, इन जनरल प्रोफेशनल मतलब, अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर इंजीनियर बनना है किसी को तो किस में बनना होता था, प्रोडक्शन में। सर्विस सेक्टर को कभी से इम्पोर्टेंस नहीं था, ये अभी पिछले 5-8 सालों में सर्विस सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिला है। पहले अगर किसी को एयर होस्टेस बनना था तो उस पर बहुत एलिगेशन आते थे, वो भी कोई जॉब है क्या, समझ रहे हो क्या। अभी नहीं होता है, अभी सर्विस सेक्टर उतना एक्सपैंड हो चुका है, बड़ा हो चुका है। पहले सबको क्या था, प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन, अभी वो मैटर नहीं है, अभी प्रोफेशनल्स को सर्विस सेक्टर में भी काम करने का इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। बेस्ट एग्जाम्पल है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हम लोग जब कोचिंग कर रहे थे ना, बहुत लोग बोले यार सी इसके लिए किया है क्या, बराबर है, क्यों तुम जाके रिटर्न्स फाइल करो, टैक्स रिटर्न करो, जीएसटी करो, तब तो वैट था, वैट करो, ऐसी चीजें करो ना, टीचर ही बनना था तो फिर सीए क्यों कर लिया। फिर किसको समझाए, सीए बनाने के लिए भी तो सीए ही लगता है ना, नॉन सीए सीए नहीं बना सकता है, सीए बनाने के लिए आपको सीए ही टीचर लगेगा। अच्छा, सबको अगर सीए बनना है तो कोई तो चाहिए ना जो उसको सीए बनाए या सीए में बनाए, लाइक वाइज, बराबर है क्या। पहले वो मेंटालिटी थी, देयर इज इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन द प्रोडक्शन। कहाँ पे मिलेंगे आपको ज़्यादा, प्रोडक्शन में। सर्विस सेक्टर में लोग रेडी नहीं थे काम करने के लिए, तो अभी अभी इतना एक्सपैंड हो गया इसलिए रेडी है, इंस्टेड ऑफ टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स। समझ में आ गया पक्का। डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स, ये आपका थर्ड पॉइंट है यही क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन में अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, सर्विस का इंपॉर्टेंस, तीसरा हम पढ़ रहे डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स। प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन मतलब क्या, लेबर लॉज, ठीक है। एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन have brought total transformation in the production process. Basically awareness, लेबर लॉस की वजह से चाइल्ड लेबर वाला काम बच गया, काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है अभी वो। एनवायरमेंटल मूवमेंट मतलब पोल्यूशन रिलेटेड बोल लो, एंड ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा नॉलेजेबल है, नॉलेज लेके और देख के काम करते हैं, बराबर है क्या। इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन सिस्टम क्या हो गया, थोड़ा अच्छा हो गया। टुडेज फैक्ट्रीज आर डिजाइंड एंड बिल्ड, ये वर्ड नहीं भी लिखा, एस्थेटिकली बोलते हैं उसको, नहीं भी लर्न हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने रीड ही नहीं किया हुआ इन फर्स्ट। टुडेज फैक्ट्रीज आर डिजाइंड एंड बिल्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इज इट। गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत जगह दिखेगा, मतलब बहुत जगह। प्लास्टिक्स बंद हो गए, बराबर है क्या, तो अभी लोग प्रमोट करते हैं किसको, पेपर बैग्स को। इन फैक्ट दे आर होम्स अवे फ्रॉम होम्स, मतलब होम अवे फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है, इफ आई एम यूजिंग अ टर्म दिस इज माई होम अवे फ्रॉम होम, हाँ दूसरा घर होता है, दिस इज माई होम अवे फ्रॉम होम, बराबर है क्या, मेरे घर से दूर है पर है तो मेरा घर ही है भी, समझ रहे हो बात को। तो लोग अभी एनवायरमेंट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट को नया होम मान रहे हैं। एग्जाम्पल आप प्लास्टिक से ले लो, पहले प्लास्टिक बैग चलते थे,
प्लास्टिक बैग पे एडवर्टीजमेंट होती थी उनकी खुद की, अभी वो रिप्लेस हो गया किससे, पेपर बैग से। तो अब पेपर बैग पे भी एडवर्टीजमेंट चल रही है ना, उनका काम तो हो रहा है, पहले वो इस पे रिलाई करते थे, अब वो इस पे रिलाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो दे हैव एक्सेप्टेड, और एक्सेप्ट तो कर ही लिया है, वो उस पे ही काम कर रहे हैं। गोइंग टू फैक्ट्री एवरी डे इज नो मोर एग्जीक्यूटिंग एक्सपीरियंस, मतलब किसी को जान में नहीं आता है, अभी मजा आ रहा है अगर आप अपने मन का काम करो तो। अगर आपके मन का काम ना करो तो आपको मजा नहीं आने वाला, इट्स ऑब्वियस। बराबर है क्या? मेरे को भी बोला जाके जॉब करो तो भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, एक बार करके देख लिया। ओके, अब विजिट टू ABB, L&T और स्मिथ क्लाइन should convince the reader about the transformation that has taken place in the wealth creation system. कंपनीज है, अभी तुमको ये सब झेपने नहीं वाले कि तुम्हें पता ही नहीं हो कंपनीज, आज जाके रिसर्च कर सकते हो तुम। L&T क्या है, स्मिथ क्लाइन बीचमैन क्या है, ABB क्या है। तो अगर कोई विजिट इधर कर रहा है तो लगेगा हाँ हमको काम इधर करना है, तुम गूगल पकड़ लो। बराबर है। अभी अगर तुम गए कहाँ, गूगल की कंपनी में, ऐसा लगेगा ना यार हमको इधर काम करना है। बराबर है क्या? ये वो चीज़ है। स्मॉल एज अ बिकम ब्यूटिफुल, क्या कहना चाहते हैं? It was E.F. Schumacher who, in his famous book Small is Beautiful, opposed giant organizations and increased specializations. बताती हूँ उसका इंटेंशन क्या था। स्पेशलाइजेशन पे काम करो। बिग जरूरी नहीं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होना चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, एक काम में स्पेसिफिकली या एक्सपर्टीज के साथ काम करना चाहिए। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन कई काम ढंग का नहीं है, ना इसको कुछ आता है, ना इसको आता है, ना इसको आता है, ना इसको, तो कुछ फायदा नहीं है। तुम छोटा काम करो लेकिन परफेक्ट काम करो, ये उसका बोलना था। ही एडवोकेटेड इंस्टेड इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन स्मॉलर वर्किंग यूनिट्स, community ownership and regional workplaces utilizing local labor and resources. क्या इंटेंशन था उसका? आसपास के लोगों को यूज करो, लोकल लेबर को यूज करो, छोटा वर्किंग बनाओ लेकिन अच्छे से काम करो। फॉर हिम स्मॉल वॉज ब्यूटिफुल, छोटा बिजनेस है लेकिन अच्छे से काम करेंगे, तो इसलिए उसने क्या बोला, स्मॉल वॉज ब्यूटिफुल। बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड डिड नॉट बिलीव, ऑब्वियसली कौन बिलीव करेगा फिलॉसफी? हर बिजनेस को बड़ा होना है ना, तो कौन बिलीव करेगा इसको? बराबर है क्या? इंस्पायर्ड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको इकोनॉमिक्स पढ़ के टाइम हो गया होगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट होता है उसके अंदर। इंडस्ट्रियलिस्ट वेंट इन फॉर ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड मास प्रोडक्शन सिस्टम। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फायदे अपने बिजनेस के लिए। जैसे कि अगर मैं बल्क ऑर्डर दूंगी तो डिस्काउंट मिलेगा, तो बल्क ऑर्डर कौन दे सकता? जिसका बिजनेस ही बड़ा हो। छोटा बिजनेस दे सकता है क्या? नहीं। तो सब लोग यही फिलॉसफी पे थे ना, बिग द बेटर। करेक्ट है क्या? तो किसी को इस पे बिलीव नहीं हुआ, हर एक की अपनी आइडियोलॉजी होती है। इसका बोलना क्या था? स्मॉल वॉज ब्यूटीफुल। बाकियों का बोलना क्या था? द बिग बेटर। समझ में आया क्या? फिलोसफिकल पॉइंट था लास्ट वाला, लिख सकते हैं। थोड़ा एक दो वर्ड अपन ने अगर कर लिया तो अपन इसमें लिख सकते हैं। बराबर है। क्वेश्चन बड़ा था ये, इसमें कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। बराबर है। मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरा क्या था? सर्विस ओरिएंटेशन। तीसरा डिसअपियरेंसेस ऑफ स्मोक स्टैक्स, मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली जाना है। और चौथा आपका स्मॉल हैज बिकम ब्यूटिफुल। करेक्ट? पक्का? किसी को डाउट है इसमें? श्योर। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फिर हम प्रैक्टिकल, कल से हम प्रैक्टिकल पार्ट चालू करेंगे, तुमको और मजा आएगा। What are the recent trends in production या operations management? नई नई चीजें क्या हो गई उसमें, कौन से नए ट्रेंड्स आए हैं इसके अंदर? ग्लोबल मार्केट प्लेस, अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है क्या बिजनेस? यहाँ का इंसान कहीं भी बेच सकता है। बराबर है। ग्लोबलाइजेशन लग रहा है सिविक्स में है अपन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज कंपेल्ड मेनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स टू हैव ऑपरेशंस इन मेनी कंट्रीज। एक कंट्री से भी कोई खुश नहीं है, उसको गो ग्लोबल जो ऐसे में बोलते हैं ना, गो ग्लोबल, वेयर दे हैव सर्टन इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेजेस है क्या? बिजनेस बड़ा हो रहा है ना, टाई-अप्स हो जाते हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन अ स्टीप इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंपटीशन अमंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑब्वियसली
पहले हम 3 ही आपस में लड़ रहे थे, अब कोई फॉरेनर भी आ गया, वो भी लड़ रहा है, एक और आ रहा है, वो भी लड़ रहा है, तो अभी कंपटीशन बढ़ गया है। लर्न करने वाली कोई बात नहीं है, ये अपन लिख सकते हैं आराम से, राइट। इसका मतलब यही नहीं हम पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ना और लर्न करने में डिफरेंस है। ये वाली चीज पढ़ने वाली चीज है, पिछला क्वेश्चन लर्न करने वाला था। प्रोडक्शन या ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी, मोर एंड मोर फर्म्स आर recognizing the importance of production या operation strategy for the overall success of their business। क्या मतलब? हाँ, अब पहले इतना सर्विस सेक्टर को इम्पोर्टेंस ही नहीं था ना, पहले इतना ऐसे लगता था कि अपना प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है प्रोडक्ट बनने के पीछे जो प्रोसेस लगता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। मोर एंड मोर फर्म्स आर रिकग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी या प्लानिंग बोल लो, कि कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, कितने उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होने चाहिए, इस पर अभी सब लोग क्या दे रहे हैं, ध्यान दे रहे फॉर द ओवरऑल सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस एंड नेसेसिटी फॉर रिलेटिंग इट टू देयर ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी दो टाइप की होती है जो तुम एसएम में पढ़ोगे, एक ओवरऑल होती है, एक यूनिट वाइज होती है, बराबर है। और ये दोनों कैसे चलनी चाहिए, सिंक में चलनी चाहिए, समझ में आ रहा है। थर्ड है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दिस अप्रोच हैज बीन अडॉप्टेड बाय मेनी फर्म्स टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्वालिटी किसको चाहिए, कस्टमर को ही चाहिए, बराबर है। तो मेनी फर्म्स क्या करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि वो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान दे रहे, कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए, इसीलिए ध्यान दे रहे। अभी हमारे साथ वो डेल का केस हुआ था, नाराज हो गए, उसके बाद और 4 लैपटॉप खरीदे, चारों डेल के नहीं खरीदे, उसके बाद मैंने और 4 लिए, ये लास्ट डेल का पीस था। इसके बाद वी हैड परचेज मोर लैपटॉप्स, बट सिंस वी वर अनहैप्पी, होगा भी प्रोडक्ट अच्छा, मैं तो अभी भी डेल यूज कर रही हूँ, बराबर है, प्रोडक्ट होगा भी अच्छा, प्रोडक्ट हमने पहले भी डेल के यूज किए हैं, इस बार उसने कस्टमर सर्विस नहीं दी थी, इसीलिए अब मेरे दिमाग में बैठ गया ना। हमने उसके बाद और 4 लैपटॉप खरीदे और 20 से 30 हज़ार ज़्यादा महंगे खरीदे, लेकिन किसके खरीदे, दूसरे ब्रांड के खरीदे। तो क्यों, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेल के कितने दिन चली हमारी लड़ाई, तुम तो थे लड़ाई में, तुम थे क्या लड़ाई में, तुमको पता था क्या लड़ाई चल रही है डेल के साथ, बताया था ना मैंने। कम से कम उसकी 30 और 60 डेज तो 2 महीने तो मेरी लड़ाई चली थी। डेल का वो लैपटॉप आ गया था, पता था, खराब आया था, खराब आ गया था, और घोस्ट टच हो रहा था उसमें, पता नहीं क्या इशू था, कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती थी, वो कनेक्ट करके देता था बहुत घंटों बाद, 3-3, 4-4 घंटे के लॉग्स है मेरे पास, मैंने सारे रिकॉर्डिंग रखे थे, सारे, मतलब ऑडिट एविडेंस, सारे एविडेंसेस रखे थे मैंने। वो एक बोलता था ये करो, दूसरा बोलता था ये करो, कहाँ जाके वो 2 हफ्ते बाद डिटेक्ट हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, फिर उसने 4 हफ्ते बाद बोला कि हम लैपटॉप लेने भेजेंगे, फिर उसके 2 हफ्ते बाद उसने लैपटॉप लेने भेजा, और उसके 2 हफ्ते बाद उसने पैसे दिए, समझ रहे, इतनी बड़ी लड़ाई चली थी वो। इतना सब होने के बाद मेरा मन करेगा कि लैपटॉप लेने का नहीं। ऐसी कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो। अब कपड़े खरीदते हो और उसमें कस्टमर सर्विस नहीं चाहिए आपको, बराबर है, लेकिन आप ऐसे कोई गैजेट खरीदते हो जिसमें आपको बार बार किसकी जरूरत पड़ेगी, आपके मैन्युफैक्चरर की, करेक्ट है, इसलिए उसके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें जो होती है उसमें कस्टमर सर्विस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कस्टमर सर्विस का बेस्ट एग्जाम्पल लेंसकार्ट होता है, बराबर है, लेंसकार्ट ध्यान देता है, अगर तुम कंप्लेन भी करो ना ध्यान देता है, रिजॉल्व करके दे या ना दे, लेकिन शांति में सुन के तो लेता है, बराबर है, उसका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है, क्विक कॉल्स होते हैं। तुम सब छोड़ दो, गूगल में बताती हूँ, बहुत बड़ा है क्या, है ना, बहुत बड़ा, ऑब्वियसली कितने ही लोग गूगल से कांटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टेंटली ट्राई करते होंगे, गूगल हर एक से बात करता है। मेरी खुद की मतलब 2 हफ्ते में एक बार बात होती है गूगल में, क्यों, क्योंकि ड्राइव्स खरीदे हुए बहुत सारे, एडवर्टीजमेंट चलते हैं, कुछ भी इशू आया है ना तुम मतलब मानोगे नहीं, 2 मिनट में कॉल बैक आता है गूगल का, गूगल के एम्प्लॉय का कॉल बैक आता ही, और वो भी 2 मिनट में आता है। क्यों चल रहा है फिर गूगल इतना, नहीं तो लोग गूगल पे एडवर्टीजमेंट ही ना करें, मैं तो उसकी ड्राइव्स ही ना खरीदूँ। फिर हमारे जितने मेल आईडीज है सब पे 2-2 टीबी हमने खरीद के रखा है, हमको लगते हैं, लेक्चर्स के लिए लगते हैं, बुक्स का बैकअप है उसमें, लेक्चर का पर्सनल बैकअप है उसमें, एनक्रिप्टेड लेक्चर्स है उसमें जो हम बाकियों को सेंड करते हैं, उसके अलावा मेरी खुद के फोटोज़ हैं,
हमारे फैमिली फोटोज है तो वो सारे में बैकअप के लिए गूगल ड्राइव ही चलता है, बराबर है क्या? तो जितने मेल आईडीज है सब पे 2-2 TB हमने खरीद के रखे। पहले मैंने जीबी खरीदा था कि मेरे को लगानी था, मेरे को 200 GB भी कम पड़ेगा। पहले 100 GB खरीदा, 2-3 महीने में वो भर गया। फिर मैं कुछ टाइम पहले की बात कर रही हूँ, 200 GB पे मेरे को एक्सटेंड करना था, प्लान एक्सटेंड हो ही नहीं रहा था और होता ही नहीं है, उनको उनका सपोर्ट लगता है उसके। फिर मैंने वहाँ पे उनका चैट पोर्टल होता है, उसे मैसेज डाला कोई प्रॉब्लम है, लग गई 2 मिनट में कॉल बैक आया। फिर मैंने तब 200 में कन्वर्ट किया था शायद से, 200 में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली 2 TB का ऑप्शन है। फिर वापस से हुआ कि 6 महीने बाद वो भी फुल हो गया, मैंने बोला अभी 2 TB का खरीद लेते हैं। फिर उसको वापस से क्या 2-2 मिनट में वो कॉल बैक करके एंड ट्रस्ट में वो पूरा प्रोसेस ठीक करके देते हैं आपको। कस्टमर सर्विस इज दैट इम्पोर्टेंट, समझ में आ रहा है? एक बार प्रॉब्लम आती तो मैं बाकी मेल आईडी पे नहीं खरीदती ना, मैं दूसरा क्लाउड ढूंढती जिसमें मैं अपने क्या डाल सकती हूँ बैकअप, समझ में आ रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ डिमांड। डिमांड अगर ज़्यादा है तो आपका प्रोडक्शन इमीडिएटली बढ़ना चाहिए, डिमांड अगर कम है तो आपका प्रोडक्शन कम होना चाहिए। और हर बिजनेस उतना क्या रहना चाहिए आपका, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी का जितना मार्केट डायनामिक है, कभी भी हमारा डिमांड बढ़ जाता है, कभी भी डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड द प्रोडक्ट मिक्स डिमांडेड, मतलब क्या, इसका एक क्वांटिटी चाहिए, उसका 2 क्वांटिटी चाहिए। प्रोडक्ट डिजाइन बोलो, डिलीवरी बोलो, हैज बिकम अ मेजर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। डिलीवरी तो बहुत मेजर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है। तुम कितने दिन में डिलीवर करके दे रहे, वो कितने दिन में डिलीवर करके दे रहे। मेरे को अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है और अर्जेंट बेसिस पे, 2-3 जगह चेक करने का, एक उसका खुद के ब्रांड में देखने का ऑनलाइन जाके, एक आपका अमेजोन पकड़ लो या मिंत्रा पकड़ लो या फ्लिपकार्ट पकड़ लो, जो भी है सब पे जाके चेक करने का, जहाँ जल्दी डिलीवरी मिल रही मैं वहां से ऑर्डर करूंगी ना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, समझ रहे हो बात को? हैज बिकम अ मेजर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एंड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द फर्म्स। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको हम, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो फ्लेक्सिबल है। जैसे डिमांड आएगी वैसे वो उसकी भी क्या करेगा, प्रोसेसेस को चेंज करेगा। समझा? पक्का? क्या टाइम रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम जरूरी है क्या? जरूरी है, तभी जाके तो ज़्यादा प्रोडक्ट बना के दोगे ना। 2 लोग हैं ए बी, ए को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 डेज लगते हैं, बी को 5 डेज लगते हैं। मैटर एक दिन का ही है, लेकिन एक दिन में भी बहुत प्रोडक्ट बनते हैं ना, फर्क पड़ेगा ना। सप्लायर आएगा बोलेगा तेरे पास माल है क्या, नहीं। तेरे पास माल है क्या, हाँ, इसका लेके जाएगा, फिर गया इसका माल। लोग जो ये खरीदने वाले थे अब वो ये खरीदेंगे, समझ में आ रहा है? तो टाइम रिडक्शन आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड स्पीड टू मार्केट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, नया मार्केट आप कितने जल्दी, नया प्रोडक्ट आप कितने जल्दी पेनिट्रेट कर सकते हो मार्केट में। जियो याद है जब नया नया मार्केट में आया था, बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो गया क्या मार्केट में? पेनिट्रेट क्या होने का मतलब होता है बहुत जल्दी उसने मार्केट को पकड़ लिया क्या? बराबर है, फ्री 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 देख के सबको उसकी आदत लग गई क्या? फिर लोग ने उसको यूज़ करना चालू ही कर दिया, बराबर है। इसको बोलते हैं मार्केट में नई एंट्री कैसे की, उसने स्पीड में एंट्री की, उसके पीछे उसकी 4 साल की मेहनत थी, बराबर है। ऐसे नहीं उसने 6 दिन पहले सोचा और किया, 4 साल पहले से वो उसकी टावर्स पे काम कर रहा था, जब पूरा काम हो गया बम करके मार्केट में स्प्रेड करा दिया। समझ में आ रहा है? ये होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव एज मिला के उसको, उसी का मार्केट हो गया ना, कंपटीशन तो खत्म ही हो गया था उस टाइम पे, बराबर है। देन कंपनीज कैन प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एट द सेम प्राइस एंड सेम क्वालिटी, क्विकर डिलीवरी, प्राइस दोनों का सेम है, क्वालिटी भी दोनों का सेम है, यहाँ से माल जल्दी आ रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर यहाँ से ही ऑर्डर करेगा, बराबर है इतना। प्रोवाइड्स वन फर्म कॉम्पिटिटिव एज ओवर दी अदर। समझ में आया? अब हम आएंगे टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इंपॉर्टेंट है? नोकिया, वन प्लस, डिफरेंस है। नोकिया सैमसंग तो पैदा ही साथ में हुए थे, मतलब दोनों तब से है, फिर भी सैमसंग ऊपर नोकिया नीचे है क्या? क्यों? जब जरूरत थी तब टेक्नोलॉजी अडैप्ट नहीं की ना, इसीलिए। नहीं तो पहले तो हर किसी के पास नोकिया का फोन था, वो स्नेक गेम वाला तो भी मॉडल था वो, एवरीवन वाज यूजिंग नोकिया, हर किसी के घर में नोकिया ही था। तबकि जब ऐसा टाइम था जहाँ पे सबके पास फोन भी नहीं होते थे, पर होते थे तो नोकिया ही होते थे।
मैं तब की बात कर रही हूँ जब तक टच नहीं था, पहले वाले मॉडल की, बराबर है क्या? लेकिन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया क्या? नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम आया। समझ रहे हो? टीवी का ब्रांड अभी सोनी बहुत बड़ा हो गया है क्या? टीवीज में सोनी बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है। पहले वीडियोकॉन का भी सेम इशू हुआ। क्या किया? टेक्नोलॉजी अडाप्ट ही नहीं की। इतने सारे बिजनेस थे, इतने सारे प्रोडक्ट थे, दूसरे प्रोडक्ट में इतने गुम हो गए, अपना मार्केट समझ लिया। उस चक्कर में सोनी चुपचाप आया और पूरा मार्केट लेके गया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आप एडवांस नहीं करते हो। बात समझो, कोई भी लेट दिस बी 1%, लेट दिस बी 1%, ये टेक्नोलॉजी अडाप्ट नहीं कर रहा है और ये कर रहा है, बराबर है। इसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि तुम अगर कोई नया प्रोडक्ट ले रहे हो तो लेटेस्ट मॉडल ही पूछोगे ना, पुराना मॉडल देना भैया, कोई पूछने वाला है क्या? नहीं। तो इसके प्रोडक्ट बिकेंगे क्या मार्केट में? नहीं। अल्टीमेटली इसका पूरा मार्केट हो जाएगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत लाइव एग्जाम्पल्स है जो बिजनेस डूब चुके हैं ऑलमोस्ट, किसके वजह से? टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं करने की वजह से। नोकिया डूबा नहीं, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन उसका जो मार्केट होना चाहिए था वो नहीं है, वो मार्केट बाकी के लोग लेके गए, बराबर है क्या? हैव लेड टू अ वास्ट एरे ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, एरे मतलब लाइक अ ट्रे, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आ गए, नए प्रोसेस आ गए, न्यू मटेरियल आ गया। अभी भी अगर मैं बोर्ड पे सिखाऊँ तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हर फैकल्टी मोर और लेस प्रोजेक्टर पे शिफ्ट हो चुका है। करेक्ट है? ये क्या होता है? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑटोमेटिक होना, कंप्यूटराइजेशन, सिस्टम में सब सेव होना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे कंपनीज ऑपरेट, मतलब क्या? इसने इवॉल्व कर दिया, कंपनी के काम करने का तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया। मैं आपको बीच में एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही थी। अगर वेबसाइट पे ऑर्डर आता है, दो चीज़ें होती है। मैं आपको मैनुअल केस बताती हूँ। मैनुअली क्या करना पड़ता है? वेबसाइट पे हमको दिखता है, मेल आता है कि ऑर्डर आ गया है, फिर हमारा कोई इंसान क्या करेगा? उधर से उसको लेक्चर्स भेजेगा, उसको बुक्स भेजेगा, उससे एड्रेस मंगाएगा, हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी भेजेगा, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट में मेल देगा। दूसरा एक सॉफ्टवेयर जो हमारा इन प्रोसेस चल रहा है, अभी बनने का काम चल रहा है इसमें। इधर क्या होता है बताएं? मेरे को ऑर्डर आता है वेबसाइट से, मेरे वेबसाइट पे किसी ने क्या कर लिया? परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद ना उसको ऑटोमेटिकली मेल चला जाता है, और वो मेल में क्या रहते हैं? मेरे लेक्चर्स की लिंक। ऑटोमेटिकली सिस्टम सेट कर रहे हैं ना, पीछे बैकएंड की कोडिंग चल रही है ना, कि अगर कोई ये वाला कोर्स परचेज करता है तो उसको ये वाला मेल भेजना है, तो ये वाला करता है तो ये वाला, तो उसको ऑटोमेटिकली लेक्चर्स चले जा रहे हैं। अगर हार्ड कॉपी होती है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो ट्रांसपोर्ट वेंडर है उसको मैसेज चला जाता है कि आके पिक कर ले बुक्स, तुमको सिर्फ माल रेडी करके रखना है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे मेरे को लोग लग रहे हैं, क्लरिकल एरर हो सकता है ना। अभी एग्जाम्पल, मेरा स्टाफ किसी चीज़ में बिजी है, वो आज के वेबसाइट ऑर्डर को दे ही नहीं पाया, फिर मैं लेट दे रही हूँ ना। मैंने प्रॉमिस किया है कि जब भी आप खरीदोगे 24 आवर्स में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, पर किसी दिन वो एक आधी ऑर्डर ही भूल गया, लेट मिल रहे ऑर्डर, फिर खराब हो रहा है नाम। अगर हम ऑटोमेशन पे चले गए तो खुद को कुछ करना ही नहीं है ना, सिर्फ जब आपको वेबसाइट से मेल आएगा आपको पार्सल रेडी करवाना है, बराबर है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट वेंडर खुद ही पार्सल भी रेडी करता है, तुमको सिर्फ बुक्स निकाल के उसको देने हैं तुम्हारे। तो इधर मैनुअल पूरा चला गया, आपको ना लेक्चर्स हैं, क्योंकि अभी ऑटोमेटिक जा रहा है तो टाइमली जाने वाला है। जैसे हमने टाइम सेट करके रखा है 1 आवर, तो वेबसाइट से ऑर्डर आया, 1 घंटे में उसके पास माल पहुंच गया। इतनी क्विक डिलीवरी कहाँ मिलती है? तो इस पे काम चल रहा है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हम क्या कर रहे हैं? ऑटोमेशन के टूवर्ड्स जा रहे हैं, हम लेबर वर्क कम करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस कैन हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिटिवनेस, बराबर है क्या? फास्टेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे, क्वालिटी तो यार सवाल ही नहीं आता। इफ द एडवांस टेक्नोलॉजी इज केयरफुली इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अभी जो सिस्टम है उसके अंदर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब उसको मर्ज कर रहे हो सही से। तो नेक्स्ट पे आएंगे हम, वर्कर इन्वॉल्वमेंट। द रिसेंट ट्रेंड इज टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू द लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले नहीं होता था। लोअर लेवल से क्लरिकल काम करेगा, अभी क्या कर रही है? वर्कर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसमें? डिसीजन लेने में। दिस इज नोन एज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट।
एम्प्लॉय को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अपने एम्प्लॉय को फील दिलाते हो कि वो काम का नहीं है, यूजलेस है, तो तुम्हारे इधर काम नहीं करेगा। अगर तुम उसको फील दिलाते हो यार तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो ना हो तुमको तो फील दिलाना है ना बस, बराबर है। क्या जाता है उसमें? अगर तुम उसको फील दिलाते हो तो तुम्हारे इधर वो काम करने के लिए रेडी होगा। उसको बोलते हैं एम्प्लॉय को क्या करना, एम्पावर करना। कैसे कर सकते हो? तो उसका भी डिसीजन सुनो, उसको भी इन्वॉल्व रखो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल्स ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट आर क्वालिटी सर्कल्स एंड यूज ऑफ वर्क टीम और क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम। मतलब क्या? हाँ, एचआर के साथ इन्वॉल्वमेंट करो, जो क्वालिटी सर्कल्स होते हैं। मतलब क्या? प्रोडक्शन का कैसे क्वालिटी एनहांस करना है, प्रोडक्ट का कैसे क्वालिटी एनहांस करना है, उसकी जो मीटिंग्स होती है उसमें बिठाओ उसको। ये सारी चीज़ें करो जिसको उसको बोलने का मौका मिले। दैट्स इट। सुनना नहीं सुनना हो तो अपने पे, वो बोलने का तो मौका मिल रहा है ना, वो वाली चीज़। री इंजीनियरिंग, री इंजीनियर करना मतलब प्रोसेस को क्या करना, रीडिजाइन करना। दिस इन्वॉल्व्स ड्रास्टिक मेजर और ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म का परफॉर्मेंस क्या करना है आपको, इम्प्रूव करना है। कैसे करेंगे? बिजनेस का प्रोसेस चेंज करके। हाँ, ऊपर एग्जाम्पल लिया था ए बी सी डी, दो मशीन बी और सी को रिप्लेस कर दिया हमने ई मशीन से। समझ में आ रहा है? इट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन स्लेट अप्रोच और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब क्या? जब तुम रीडिजाइन करो ना, बीच से ही मत घुसो, पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से समझो, एंड तक समझो, और कहाँ पे चेंज ला सकते हैं फिर वो समझो। क्लियर? एनवायरमेंटल इश्यूज, टूडेज प्रोडक्शन मैनेजर्स आर कंसर्न्ड मोर। ज्यादा अभी टेंशन है क्या एनवायरमेंट की? क्यों? अच्छा, अभी क्या लगती है ना इनको, पेनल्टीज लगती है। अभी मैन्युफैक्चरर में बहुत भारी लॉज है, अगर आप नहीं फॉलो करते तो उनको पेनल्टी, इसलिए वो मोर कंसर्न हो गए। बट हम दिखाएंगे कि उनको चिंता हो गई, इसलिए वो कंसर्न हो गए। टुडेज प्रोडक्शन मैनेजर्स आर कंसर्न मोर एंड मोर विद पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट डिस्पोजेबल, विच आर की इश्यूज इन प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईवीएस किया था क्या? बस ईवीएस के 2-3 पॉइंट लिखने हैं और कुछ नहीं। There is increasing emphasis on reducing waste, recycling waste. रिसाइकलिंग वेस्ट सच्ची में अभी बहुत लोअर लेवल तक बहुत काम हो रहा है, क्योंकि जो लोग गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं, आप देखते होंगे कि वो भी बाइफरकेट करते हैं। मैं अपनी खुद की सोसाइटी की बात करती हूँ। हमारी सोसाइटी में टैंक्स बने हुए हैं, रिसाइकलेबल एक जगह डालते हैं और बाकी का एक जगह डालते हैं। तो जब कलेक्ट करने आते हैं हमको कंपलसरीली 2 डस्टबिन घर में रखनी पड़ती है। अगर हम मिक्स करके रख रहे हैं ना तो बहुत गड़बड़ करते हैं वो लोग, तो हम लोग को 2 डस्टबिन रखनी पड़ती है, एक में गीला एक में सूखा। दैट इज़ वेरी मच कंपलसरी। सोसाइटीज़ ने मतलब लोअर लेवल, मतलब इतना ग्राउंड लेवल तक वो चीज़ अभी ठीक हो रही है ना। तो अल्टीमेटली अगर आप रास्ते पे भी देखते होंगे तो सूखे वाले अलग रहते हैं और गीले कचरे उठाने वाले अलग होते हैं। समझ रहे हो? यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स फॉर पैकिंग, जो मैंने आपको बताया पेपर वाला, करेक्ट। कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग और राइट साइजिंग, इसका मतलब क्या होता है? हैव बीन फोर्स्ड ऑन फर्म्स टू शेड देयर ओबेसिटी। दिस हैज बिकम नेसेसरी ड्यू टू कंपटीशन, लोअरिंग प्रोडक्टिविटी, नीड फॉर इम्प्रूव प्रॉफिट और फॉर हायर डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। क्या मतलब था इसका? डाउनसाइजिंग। जब आप प्रॉपर शेप में नहीं होते हो तो डाइट करना पड़ता है, बराबर है। ये वही चीज़ है। कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग, आपको आपका स्ट्रक्चर कंपनी का सही करना है। ओबेसिटी कैसे लूज करना पड़ता है, वजन कम करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है, आपके स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना है। दिस हैज बिकम नेसेसरी, क्यों? कंपटीशन की वजह से। अगर आपके पास डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम है तो प्रॉब्लम है, या उल्टा है तो भी प्रॉब्लम है। करेक्ट है क्या? नीड फॉर इम्प्रूव्ड प्रॉफिट, सबको प्रॉफिट चाहिए, एंड फॉर हायर डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। ये सारी चीज़ों की वजह से आपको आपके स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ता है, रीसाइज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन समझते हो ना? मैंने प्रोडक्ट बनाया, मैंने तुमको दिया, तुमने उसको दिया, उसने उसको दिया, वहां पे कंज्यूमर के पास गया। फ्रॉम सप्लायर्स टू फाइनल कस्टमर, reduces the cost of transportation,
वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सप्लाई चेन। क्या हो रहा है मतलब, अगर आप सही सप्लाई चेन रखोगे ना तो बहुत सारे कॉस्ट कम हो जाएंगे, जैसे स्टोर करने का कॉस्ट, उसको मैनेज करने का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। लीन प्रोडक्शन, द लास्ट पॉइंट, प्रोडक्शन सिस्टम्स हैव बिकम लीन। लीन मतलब, लीन का मतलब वैसे तो पतले होते हैं ना, है ना, विच यूज मिनिमल अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आया, रिसोर्सेस को लीन कर रहे, कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा प्रोडक्ट, जैसे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, टू प्रोड्यूस अ हाई वॉल्यूम और हाई क्वालिटी गुड्स विद सम वेराइटी। दी सिस्टम यूज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबल यानी कि डिमांड के हिसाब से हम चेंज हो सकते हैं। एंड मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स, वर्कफोर्स जो है आपका अलग अलग लेवल्स रखो स्किल के, किसी के पास इतना स्किल, किसी के पास इतना, तो किसी के पास इतना, किसी के पास ये वाला स्किल तो किसी के पास वो वाला स्किल, टू हैव एडवांटेजेस ऑफ बोथ मास प्रोडक्शन एंड जॉब प्रोडक्शन। और क्राफ्ट मतलब क्या, कस्टमाइजेशन, वो वाली चीज है। एंड वी आर डन विथ योर क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल एज द चैप्टर। ये आपका पहला चैप्टर है, आप लर्निंग अभी इसकी स्टार्ट कर देंगे। कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 2, जो मैंने बोला प्रैक्टिकल पार्ट है इसके अंदर। तो कल से आप लोगों को ओएम का असली रूप दिखेगा, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ये तो थियोरी था, ओएम क्या था वो समझना था। कल से अभी आपको ओएम अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, ऐसे इच्छा होगी सुबोध के आने की, फिर ऐसे बहाने नहीं देंगे। ओके, बाय बाय।